नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या ममता बनर्जी को बंगाल में घेरने का बीजेपी का पूरा प्लान उल्टा पड़ चुका है? क्या केंद्र और राज्य की डबल पावर लगाने के बाद भी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी दीदी के तेवरों के आगे बेअसर साबित हो रही है? दरअसल ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त जो शहमात का खेल चल रहा है उसने बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ाकर रख दी है। पहले तो ममता बनर्जी से सत्ता छीनने की कोशिश की गई, फिर टीएमसी को अंदर से तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। संसदीय दल से लेकर विधायक दल तक में खुली बगावत कराई गई ताकि ममता बनर्जी को लाचार किया जा सके। लेकिन नतीजा क्या निकला? ममता बनर्जी कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। दीदी के इसी तीखे तेवर ने अब बीजेपी और टीएमसी के बागी गुट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हालात ये है कि ममता बनर्जी से सीधी टक्कर लेने का दम भरने वाले बागी अब खुद को बैकफुट पर पा रहे हैं। असल में बंगाल की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहाँ असली लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि साख और विरासत की है। एक तरफ शुभेंदु सरकार की सरपस्ती में पल रहा बागी गुट है जो ये मान चुका है कि वो अकेले दम पर ममता बनर्जी के जन समर्थन का मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी हैं जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता से अकेले टकराने का मादा रखती हैं। जब जब बीजेपी को लगता है कि उसने ममता बनर्जी की घेराबंदी पूरी कर ली है, तब तब ममता बनर्जी कोई ऐसा दांव खेल देती है कि पूरा खेल ही बदल जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 21 जुलाई की उस ऐतिहासिक रैली को लेकर के जिसे तृणमूल कांग्रेस हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाती आई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति में तारीखों का बड़ा महत्व होता है और बंगाल में 21 जुलाई वो तारीख है जिससे भावनाओं का गहरा सैलाब जुड़ा है। हर साल कोलकाता के धर्मतला में ममता बनर्जी एक विशाल रैली करके अपनी ताकत का एहसास कराती हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के इशारे पर टीएमसी के बागी गुट ने दीदी का खेल खराब करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। बागियों ने जानबूझकर प्रशासन से उसी जगह यानी कि धर्मतला में रैली करने की इजाजत मांग ली है जहां सालों से ममता बनर्जी रैली करती आ रही हैं। ये ठीक वैसा ही पैतरा था जैसे कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को तोड़ने के लिए आजमाया गया था। मकसद साफ था, असली और नकली की जंग को सड़क पर लाकर खड़ा करना और ममता बनर्जी को उनकी ही पारंपरिक जमीन पर चुनौती देना। लेकिन जब बागियों और ममता खेमे दोनों की तरफ से एक ही जगह के लिए दावेदारी ठोक दी गई तो फिर प्रशासन ने बड़ा ही शातिर रुख अपनाया। कानून व्यवस्था और दोनों गुटों के आपसी टकराव का बहाना बनाकर सरकार ने ममता बनर्जी की पार्टी को रैली करने की अनुमति देने से ही साफ इनकार कर दिया। प्रशासन का तर्क था कि जब तक विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी धर्मतला में पैर रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस फैसले के पीछे असली मंशा सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को रोकना था। बीजेपी को लगा कि जगह नहीं मिलेगी तो दीदी शांत बैठ जाएंगी और उनकी ताकत का प्रदर्शन रुक जाएगा। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ममता बनर्जी को दीवारों से घेरना जितना आसान लगता है, हकीकत में वो उतना ही नामुमकिन साबित होता है। जैसे ही प्रशासन ने पाबंदी लगाई, नई टीएमसी का दावा करने वाले ऋतप्रत बनर्जी के बागी गुट ने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बागियों का इरादा कभी धर्मतला में रैली करने का था ही नहीं। वो तो बस बीजेपी के रिमोट कंट्रोल पर नाचते हुए ममता बनर्जी की राह में रोड़ा अटकाना चाहते थे। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, उन्होंने तुरंत ही पैतरा बदला और दूसरी जगह कार्यक्रम करने की प्रशासनिक अनुमति मांग ली। मतलब आप क्रोनोलॉजी देखिए, 21 जुलाई को कोलकाता के गांधी मूर्ति के नीचे शहीद दिवस का कार्यक्रम करने के लिए बागियों की इस नई टीएमसी को फटाफट हरी झंडी भी मिल गई। लेकिन इस प्रशासनिक हरी झंडी के पीछे का जो असली सच सामने आया है उसने पूरी सियासत को गरमा दिया है। इस परमिशन के ठीक पहले राज्य के सचिवालय में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बागी गुट के प्रतिनिधियों की करीब 1.5 घंटे तक एक बेहद ही गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। सरकारी तौर पर तो कहा गया कि इस मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल को लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन जनता सब समझती है। इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि ये बागी गुट कोई स्वतंत्र विपक्ष नहीं है बल्कि ये बीजेपी सरकार का एक रिमोट विपक्ष है जिसे कंट्रोल किया जाता है, जो नाम तो टीएमसी का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन स्क्रिप्ट पूरी की पूरी बीजेपी दफ्तर में लिखी जा रही है। तो वही बीजेपी और बागियों की इस जुगलबंदी के सामने ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया कि वो ना तो झुकने वाली है और ना ही 1 इंच जमीन छोड़ने वाली है। दीदी ने ऐलान कर दिया कि सरकार चाहे जितने रोड़े अटकाए वो लड़ेंगे भी और रैली भी उसी जगह करेंगी जहां हमेशा से होती आई है। जगह की इसी जिद को लेकर के ममता बनर्जी अब सीधे कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई है। ममता की वकील सिरसानिया बनर्जी ने अदालत में याचिका दायर कर कोलकाता पुलिस द्वारा लगाई गई निषेधाज्ञा धारा 163 को खुली चुनौती दी है। दीदी की मांग है कि जब ये रैली एक ऐतिहासिक परंपरा है तो पुलिस इसे ठंडे बस्ते में कैसे रख सकती है। अब अदालत में अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होनी है, जहां भले ही कथित तौर
पर शुभेंदु सरकार और बीजेपी आलाकमान पूरी कोशिश में जुटे हैं कि फैसला ममता के पक्ष में ना आए। लेकिन हालिया इतिहास गवाह है कि जब जब ममता बनर्जी कोर्ट गई हैं, सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले जब बागी गुट की शिकायत पर टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था, तब हाई कोर्ट ने पुलिस और सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए खाते दोबारा ऑपरेट करने की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि खातों को फ्रीज करने के लिए जो सबूत दिए गए हैं वो काफी नहीं है। कोर्ट का यह रुख साफ बताता है कि बंगाल में कानून के मोर्चे पर भी ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 21 जुलाई की इस तारीख और धर्मतला की इस जगह के लिए दोनों गुटों में इतनी आर पार की जंग क्यों छिड़ गई है। तो इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटना होगा। तो आपको बता दें कि बात 21 जुलाई 1993 की है, जब बंगाल में वामपंथियों की सरकार थी। उस वक्त युवा कांग्रेस की तेज तर्रार नेता रही ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक विशाल सचिवालय मार्च निकाला गया था। उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने बेरहमी से गोलियां चलाई थी, जिसमें 13 युवा कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। जब 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई, तो उन्होंने इन 13 शहीदों की याद में हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाना शुरू किया। यही वो दिन है जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और जनता की दीदी बनाया। यही वजह है कि आज जब पार्टी के नाम और वजूद की लड़ाई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के गलियारों तक पहुंच चुकी है, तब भी ममता बनर्जी इस विरासत को किसी भी कीमत पर बागियों के हाथ में जाने नहीं देना चाहती हैं। आपको बता दें कि इस वक्त चुनाव आयोग के सामने दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी गवाही और दस्तावेज जमा कर दिए हैं। एक तरफ जहां बागी गुट ने 5 दिन का अतिरिक्त समय लेकर अपने वकीलों के जरिए लिखित पक्ष रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने खुद अपने दस्तखत के साथ 14 पन्नों का एक बेहद ही मजबूत और विस्तृत पत्र आयोग को सौंप दिया है। इस पत्र में 1997 से लेकर के अब तक टीएमसी के गठन की पूरी कहानी, पार्टी का संविधान और अनुशासनहीनता के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का ऐसा कानूनी कच्चा चिट्ठा है जिसे काटना बागियों के लिए आसान नहीं होगा। जैसे जैसे 21 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल की जमीनी राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दिल्ली की कानूनी चौखट से लेकर के कोलकाता के हाईकोर्ट तक हर जगह तनाव चरम पर है। बीजेपी की शह पर उछलने वाले बागी अब प्रशासनिक बैठकों के जरिए गांधी मूर्ति के पास छोटी मोटी रैली करके संतोष करने को मजबूर है, जबकि ममता बनर्जी विक्टोरिया हाउस के सामने दहाड़ने के लिए कानूनी तौर पर हुंकार भर रही हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी के बुने जाल को काटकर ममता बनर्जी एक बार फिर से अपनी ताकत साबित कर पाएंगी, या फिर इस बार बागी गुट बीजेपी के भरोसे दीदी की विरासत पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगी? जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।